हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में। ये बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट के थर्ड यूनिट का टॉपिक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद देखेंगे इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इससे पहले हमने बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट के पैलिनोलॉजी टॉपिक पर वीडियो बनाई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो रोजेन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज़ किया था। रोजेन ने बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज़ 1885 ईस्वी में किया था। इसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी का टर्म्स दिया था वो आपका एडवर्ड विल्सन ने दिया था। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स को 1992 ईस्वी में दिया था। इसके बाद देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी को यदि हम टू टर्म्स में डिवाइड करें तो आपका बनता है बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो से मीन्स होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आपके एनिमल, ह्यूमन, इंसेक्ट, प्लांट्स, यह होते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मीन्स होता है आपका वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स डिफ्रेंसिएशन या कह सकते हैं आप विभिन्नताएँ। तो आपको बायोडाइवर्सिटी का मीन्स पता चल गया। तो इसके बाद देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिलना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो ये थी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। इसके बाद देखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं हम ये कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन से मीन्स होता है आपका प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। यानी किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आपका होता है कंजर्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कंजर्वेशन क्या होता है। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन है हमारी डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना या सुरक्षित करना कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी कहलाता है। तो ये है हमारी कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी की डेफिनेशन। फ्रेंड, यदि आप चाहें तो साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी। तो आप सभी जानते हैं कि हम मानव आबादी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इस मानव आबादी को बढ़ती हुई मानव आबादी की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ही अधिक हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि वनों का विनाश बहुत अधिक हो रहा है। पौधे व जीव जंतुओं की अनेक स्पीसीज़ ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं और संकटग्रस्त होती जा रही हैं। बहुत सी प्रजाति हमारी लुप्त हो रही हैं। इसी कारण जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, सूखा है, बाढ़ है, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इन सभी को कंजर्व करना, जैसे आपका प्लांट की जो स्पीसीज़ हैं आपकी वो लुप्त होती जा रही हैं, इनको कंजर्व करना, इनको प्रोटेक्ट करना या सुरक्षित करना कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का विकास मानव व वन संपदा पर ही निर्भर करता है। वैसे भी पौधों के बिना मानव जीवन जो है हमारा असंभव हो गया है। IUCN के अनुसार जो कहा गया है कि विश्व में लगभग 25,000 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो जो हमारी विलुप्त हो रहे हैं, जो हमारी स्पीसीज़ विलुप्त हो रही हैं, जो हमारे एनिमल विलुप्त हो रहे हैं, उनको कंजर्वेशन करना या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनको सुरक्षित करना आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। तो इन सभी लुप्त या संकटग्रस्त स्पीसीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए या कंजर्वेशन करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की आवश्यकता पड़ी। तो इन स्पीसीज़ों को कंजर्व करने के लिए कंजर्वेशन एरिया बनाए गए या कह सकते हैं आप प्रोटेक्शन एरिया बनाए गए।
तो कुछ दो आपके कंजर्वेशन एरिया एंड प्रोटेक्शन एरिया। तो आपके फर्स्ट है इन सीटू कंजर्वेशन एंड सेकंड है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। सबसे पहले देखेंगे ये इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन को हम ऑन सीटू कंजर्वेशन भी कहते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस टाइप से, जो हमारे प्लांट और एनिमल हैं उनको उनके ही प्रवासों में वन, जैसे उनके प्राकृतिक आवास हैं आपके वन, चारागाह, मैदान, उनमें ही प्रोटेक्ट करना या सुरक्षित करना इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। यानी प्लांट और एनिमल को उनके ही प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित करना इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत 3 प्रोटेक्शन एरिया बनाए गए, जिसमें आपका आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों ही इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा जो हमारी विलुप्त स्पीसीज़ हैं उनको कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो हम सबसे पहले नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम नेशनल पार्क, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़, यानी नेशनल पार्क के अंतर्गत प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट एट ऑल अलाउड, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अनुमति नेशनल पार्क के अंदर नहीं होती। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स जैसे पेड़ों के काटने की अनुमति ह्यूमन मनुष्य को नहीं होती है। पशुओं को चराने की अनुमति भी नेशनल पार्क में मनुष्य को नहीं होती है। आप सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ह्यूमन को किसी भी एक्टिविटीज़ की परमिशन नेशनल पार्क के अंदर नहीं होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन इज़ नॉट अलाउ टू ओन प्राइवेट लैंड, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी निजी अधिकार नहीं होता है, यानी मनुष्य को निजी भूमि रखने की आज्ञा नेशनल पार्क के अंदर नहीं होती है। इसके बाद पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एज पर लॉ ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के कानूनों के अनुसार नेशनल पार्क की जो बाउंड्री होती है, जो सीमाएं होती हैं, वो फिक्स होती हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 105 नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत में 105 नेशनल पार्क हैं। इसके बाद देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अंतर्गत क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ओनली वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड एनिमल्स, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत जो जंगली जानवर होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, यानी जानवरों की विशेष प्रजातियों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउ बट सम एक्टिविटीज़ आर अलाउ, यानी ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं, यानी ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटीज़ इसके अंदर अलाउ नहीं होती है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अलाउ होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को इसके अंतर्गत चरा सकता है, मेडिसिन प्लांट को कलेक्ट कर सकता है और लकड़ियों को इकट्ठा कर सकता है। इन सब की अनुमति इसके अंतर्गत होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जानवरों का शिकार इसके अंतर्गत नहीं कर सकता है और ना ही उन पर कब्जा कर सकता है। तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दे आर लेस रेस्ट्रिक्शन, यानी इसमें कम प्रतिबंध होता है। आपका नेशनल पार्क में अधिक प्रतिबंध होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ए पर्सन इज़ अलाउड टू ओन प्राइवेट लैंड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी भूमि
रख सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी भूमि रखने की अनुमति होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, यानी भारत में 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद देखते हैं बायोस्फीयर रिवर्स। तो नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर रिवर्स। इसके अंतर्गत क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन आर एंटायर बायोडाइवर्सिटी, यानी संपूर्ण बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन बायोस्फीयर रिवर्स के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिस एरिया विच कवर ए लार्जर एरिया ऑफ लैंड, यानी यह एरिया जो है आपका बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत भूमि को ये एरिया कवर करता है, तो इसलिए इसे 3 जोन में डिवाइड किया गया है। तो पहला है आपका कोर जोन। ये क्या होता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिवर्स। ये बायोस्फीयर रिवर्स का सेंट्रल पार्ट होता है। इसके अंतर्गत एंड नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड, यानी इसके अंतर्गत कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन नहीं होती है। इसके बाद आता है आपका बफर जोन। इसमें क्या होता है? लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड, यानी इसके अंतर्गत कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन होती है, सभी की नहीं होती है, यानी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन ही इसके अंतर्गत होती है। इसके बाद आता है आपका मैनिपुलेशन जोन। इसमें होता है आपका लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड, यानी इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन होती है। इसके बाद देखते हैं इनका डायग्राम। तो ये होता है आपका कोर जोन, जो आपका सबसे छोटा होता है, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अनुमति नहीं होती है। ये होता है आपका बफर जोन, जो कोर जोन से थोड़ा बड़ा होता है। बफर जोन में कुछ सीमा तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन होती है। इसके बाद लास्ट वाला होता है आपका मैनिपुलेशन जोन, जिसे हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा एरिया होता है और इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बाउंड्रीज आर फिक्स्ड। बायोस्फीयर रिवर्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 18 बायोस्फीयर रिवर्स इन इंडिया, यानी भारत में 18 बायोस्फीयर रिवर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बायो रिवर्स प्रोग्राम इन इंडिया। जो बायोस्फीयर रिवर्स का जो प्रोग्राम था वो सबसे पहले इंडिया ने शुरू किया था। इसके बाद बात करेंगे हम कुछ नेशनल पार्क की। तो ये आपके कुछ नेशनल पार्क हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपका असम में स्थित है। इसमें बस आपको यही पूछा जाता है कि जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन में लगाना होगा असम। इसके बाद आता है आपका गिर नेशनल पार्क, जो आपका गुजरात में स्थित है। इसके बाद आता है आपका कान्हा नेशनल पार्क, जो आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है। इसके बाद है आपका दुधवा नेशनल पार्क, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आता है आपका डचिनगम नेशनल पार्क, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट थे और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था आपका दुधवा नेशनल पार्क। तो ये था आपका इन सितु कंजर्वेशन। इसके बाद पढ़ेंगे हम तो इसके बाद आता है आपका एक्स सितु कंजर्वेशन। तो एक्स सितु कंजर्वेशन को ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो एक्स सितु कंजर्वेशन की जो डेफिनेशन है वो इस टाइप से, एक्स सितु कंजर्वेशन में संकटग्रस्त प्लांट एंड एनिमल को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके दूसरे स्थानों पर कंजर्व किया जाता है, यानी संरक्षित किया जाता है, जहां उनकी देखभाल की जाती है। इसको कहते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। यानी जो हमारी संकटग्रस्त प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, उनको उनके आवास से अलग करके, यानी उनके स्थान से ले जाकर दूसरे स्थानों पर कंजर्व किया जाता है या उन्हें संरक्षित किया जाता है, उसको कहते हैं हम एक्स सितु
कंजर्वेशन। एक्स सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत आपका आता है जू, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक और कैरियो प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले देखेंगे हम जू, फिर देखेंगे बॉटनिकल गार्डन, उसके बाद देखेंगे जीन बैंक। तो सबसे पहले देखते हैं जू, जिसको हम कहते हैं जूलॉजिकल गार्डन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, यू कैन ब्रिंग सम इंजर्ड स्पीसीज इन जू, यानी जो आपकी संकटग्रस्त स्पीसीज़ होते हैं उन्हें जू में ले जाकर उनका कंजर्वेशन किया जाता है या उन्हें सुरक्षित किया जाता है। यानी जो हमारी संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं या कह सकते हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें जू में ले जाया जाता है और उनका कंजर्वेशन किया जाता है या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अनेक जीव जंतु ऐसे हैं जो वनों से तो लुप्त हो गए हैं, लेकिन वे अब भी जूलॉजिकल पार्क्स में जूलॉजिकल गार्डन में सुरक्षित हैं। अब वैसे संकटग्रस्त जीवों के गैमीट्स को जीवित रखने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है वो क्राई प्रिजर्वेशन की तकनीक द्वारा इन्हें संरक्षित किया जाता है। अब ये क्राई प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें दुर्बल और संकटग्रस्त पौधों के जर्म प्लाज्म को बहुत ही कम ताप पर संग्रहित किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाद आता है आपका बॉटनिकल गार्डन। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की डाइवर्सिटी को बॉटनिकल गार्डन के अंदर कंजर्व किया जाता है। कुछ हमारे बॉटनिकल गार्डन हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है हमारा नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो आपका दार्जिलिंग में स्थित है। इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो आपका शिवपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1787 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखते हैं हम जीन। इसके बाद आता है हमारा जीन बैंक। तो व्हाट इज़ जीन बैंक? तो जीन बैंक एक हमारी संस्थान है जहाँ पर उपयोगी और महत्वपूर्ण प्लांट के जर्म प्लाज्म को सुरक्षित रखा जाता है, यानी इसमें सीड, एग और पोलन ग्रेन को सुरक्षित रखा जाता है। अब ये जर्म प्लाज्म क्या होता है? तो जर्म प्लाज्म एक जेनेटिक रिसोर्स है। जब इन बीजों की आवश्यकता पड़ती है तो इन बीजों से नए प्लांट उत्पन्न किए जा सकते हैं और फिर इन नए प्लांटों से उत्पन्न बीज को इसी टेक्निक के द्वारा यानी जीन बैंक में ही सुरक्षित रखा जाता है। इन सीड्स के लिए 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इन सीडों को 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुरक्षित रखा जाता है। इन बीजों को ऑर्थोडॉक्स सीड्स भी कहते हैं। जैसे आपके लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स होते हैं यानी जितनी भी आपकी फलियां होती हैं, फलियों वाली क्रॉप होती हैं, जैसे आपका सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, ये जितनी भी आपकी यानी फली वाली क्रॉप होती हैं उन्हें हम कहते हैं लेग्यूम। इसके बाद जिन बीजों को कम ताप और कम ऑक्सीजन पर रखा जाता है उन्हें हम कहते हैं रिक्लेस्ट्रीडेंट सीड्स, जैसे आपका हो गया लीची। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबा देना, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।